हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है भूतिया खेत। यह एक भूतिया का स्टोरी है। अगर आपको हिंदी स्टोरीज, भूतिया स्टोरीज या भूत वाली कहानियाँ पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर पढ़ें। भूतिया खेत। कुछ दिनों से कालगढ़ में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। गांव में कोई भी घटना होती थी तो सबसे पहले सूचना हिम्मत सिंह को दी जाती थी। गांव की बुढ़िया भागती हुई जमींदार के पास पहुंची। बुढ़िया, जमींदार साहब, गजब हो गया। मेरा बेटा मटरू कल शाम से गायब है, अभी तक घर नहीं आया। जमींदार, अरे आ जाएगा, किसी दोस्त के यहाँ गया होगा। आजकल के लड़के बिना बताए पार्टी वगैरह मनाते रहते हैं। बुढ़िया, लेकिन जमींदार साहब, मैंने उसके सारे दोस्तों से पूछ लिया, किसी ने भी उसे कल दोपहर के बाद नहीं देखा। सबसे अंत में मटरू के दोस्त सुरजा ने उसे देखा था। जमींदार, ठीक है। जमींदार, दीवान जी, सुरजा को बुलवाइए। दीवान नेकचंद कालगढ़ गांव का सबसे पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति। सूरजा जमींदार के पास आता है। जमींदार, बताओ सूरजा, तुमने मटरू को सबसे अंतिम में कहाँ देखा था? सूरजा, जमींदार साहब, कल मटरू मुझे शाम 5 बजे शमशान के बगल में गन्ने के खेत की ओर जाते हुए मिला था। जमींदार, उस तरफ तो कोई नहीं जाता, वहां जाने के लिए तो मैंने पूरे गांव को मना कर रखा है। सूरजा, जी जमींदार साहब, मैंने उसे याद भी दिलाया था, उधर जाना मना है, लेकिन वह बोल रहा था कि उसका कुत्ता मोती इधर ही भागता आया है और फिर वह गन्ने के खेत में चला गया। जमींदार, ठीक है, दोपहर में हम लोग गन्ने के खेत में जाकर मटरू की खोज करेंगे। दोपहर में गांव के सारे लोग मिलकर शमशान के बगल वाले गन्ने के खेत में मटरू को खोजते हैं, लेकिन ना तो मटरू और ना ही उसका कुत्ता मोती कहीं दिखाई देता है। शाम ढलने से पहले वहां से जमींदार सभी लोगों को निकल जाने के लिए बोलता है, क्योंकि कालगढ़ के लोगों का मानना था कि शाम ढलते के बाद उस गन्ने के खेत में भूत प्रेत का वास होता है। अभी तक कालगढ़ के करीब 28 लोग उस गन्ने के खेत में लापता हो चुके थे। कई बार इस गन्ने के खेत को काटा भी गया, लेकिन अगली सुबह फिर उसमें गन्ने का खेत पाया। वह से गांव वाले कोई आदमी शाम के वक्त उधर नहीं गुजरता। बुढ़िया, अब क्या होगा? मालिक, मेरा मटरू के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। जमींदार, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन जितना हमें करना था हम लोगों ने कोशिश कर लिया। अब तुम जाओ और थाने में अपना रपट लिखवा दो। तभी धन्नो धोबी दौड़ता हुआ आता है। धन्नो, अरे जमींदार साहब, गजब हो गया। मैं नदी के किनारे कपड़ा धो रहा था, तभी शमशान के बगल वाले गन्ने के खेत से लाल धुएं का बवंडर उठते हुए देखा और उस बवंडर में गांव से लापता कई पुराने लोग और मटरू अपने कुत्ता मोती के साथ दिखाई दिए। जमींदार, क्या बोलते हो धन्नो? हम सब अभी गन्ने के खेत से ही आ ही रहे हैं, हमें तो वहाँ कुछ ऐसा नहीं दिखा। धन्नो, मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आँखों से अभी देखा है। वो बवंडर तेजी से चक्कर काटते हुए शमशान की तरफ चला गया और लाल धुएं से फिर वो नीले धुएं में बदल गया। तभी वहाँ इंस्पेक्टर टोनी भी आ जाता है। जमींदार, आइए इंस्पेक्टर साहब, हम आप ही को बुलवाने वाले थे। आपके गांव में घट रही घटनाओं के बारे में मालूम ही होगा। जमींदार, जी हाँ जमींदार साहब, गांव में घट रही घटनाओं पर हमारी पैनी नज़र है। हमने 2
कांस्टेबल सिंधु और पिंटू के गन्ने खेत के पास चेक पोस्ट बनाकर तैनात करने को कहा है। जमींदार अभी अभी धन्नो धोबी ने गन्ने के खेत में लाल धुएं का बवंडर उठते हुए देखा है, जो शमशान में जाकर नीले कलर में बदल गया और विलीन हो गया। इंस्पेक्टर, हमें ये भी पता है। कांस्टेबल पिंटू और चिंटू ने इसकी पुष्टि की है कि उन्होंने भी ऐसे बवंडर को उठते हुए देखा है, जिसमें कुछ लोग फंसे हुए दिखाई दिए थे। मैं इसलिए आपके पास आया हूँ कि आप गांव में सभी को हिदायत दे दीजिए कि शाम के वक्त गन्ने के खेत की तरफ कोई नहीं जाएगा। गांव का सबसे बड़ा सेठ चीतर पांडे की कार भी वहां जाती है। जमींदार, अरे आइए चीतर पांडे जी, आप ही के गन्ने की खेत की चर्चा हो रही है। चीतर पांडे, अरे मैं भी इस भूतिया गन्ने के खेत से परेशान हो गया हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि उसके चारों तरफ चार दीवारी करवा दूँ, ताकि कोई आगे कांड ना हो। इंस्पेक्टर, सही बोला सेठ जी आपने। जमींदार, ये लीजिए मुखिया जी, 2 लाख मेरी तरफ से बुढ़िया को दे दीजिए। जमींदार, अरे पांडे आप ही खुद दे दीजिए। चीतर पांडे, अरे आप ही दे दीजिए, मैं गुप्त दान देने में विश्वास रखता हूँ, दिखावे में नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ, मंत्री जी के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इंस्पेक्टर, ऐसे ही आदमी को हमारे समाज की जरूरत है, बहुत ही नेक दिल आदमी है सेठ जी। इधर कांस्टेबल चिंटू और पिंटू चेक पोस्ट पर। चिंटू, भैया कहाँ से हो? पिंटू, हम तो बिहार से हैं। और आप? चिंटू, हम तो यूपी से हैं। जरा सुर्ती तो दे दो यार, डर के मारे पिछवाड़ा फटा जा रहा है। बताओ, हम लोग क्या भूत पिशाच भगाने के लिए भर्ती लिए थे क्या पुलिस में? पिंटू, हाँ भैया, बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो। भैया लो चुनौती, पहले खेती रगड़ो, फिर खा के सोचते हैं कि हमें क्या करना है। हाँ, डर तो ससुरा हमें भी लग रहा है। चिंटू, भैया तुमने कभी भूत देखी है? पिंटू, हाँ भाई, हमने तो भूत देखा है। हमारे चाचा को मरे सामने भूत ने उठाकर 3 बार पटका था, जब हम आम के पेड़ के रखवाली के लिए मसान बनाकर उस पर सो रहे थे। चिंटू, मैं नहीं मानता, मैं भूत प्रेत की नहीं मानता। ये भाई एक कोरी कल्पना और अफवाहें हैं। पिंटू, ठीक है भैया, अपनी अपनी सोच है। अच्छी बात है कि तुम्हें भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है, हमें तो है भैया। ऐसा करते हैं, आधी रात तक तुम पहरा देते रहो, आधी रात के बाद मुझे उठा देना और तुम सो जाना। चिंटू, हाँ यही ठीक रहेगा भैया। पिंटू, ठीक है भाई, मैं तो अब सोने जा रहा हूँ, रात 2 बजे हमें उठा देना। अभी 5 मिनट हुए थे कि चेक पोस्ट के पास बने झोंपड़ी में चिंटू सोने जा रहे पिंटू के पास जाता है। पिंटू, अरे चिंटू क्या हुआ, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे? चिंटू, भाई मुझे पेशाब लगी है। पिंटू, अबे तो पेशाब अंदर करेगा क्या, थोड़ी दूर जाकर पेशाब कर लो, पूरा खेत खाली पड़ा है। चिंटू, वैसी बात नहीं है, दरअसल मुझे उधर जाने में डर लग रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ चलो ना, मैं पेशाब कर लूँगा तो फिर आ जाना। पिंटू, यार अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें भूत पिशाच से डर नहीं लगता, तुम्हारी इस बात से मुझे हिम्मत मिला था, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज़्यादा डरपोक हो। चलो टॉर्च लेकर चलते हैं। चिंटू चेक पोस्ट से कुछ दूर जाकर पेशाब करने लगता है। उसे 2-4 कदम दूर पिंटू खड़ा हो जाता है। अचानक वहाँ से काली बिल्ली चिंटू के पैरों से टकराती हुई दूसरी ओर खेत में भाग जाती है। चिंटू, भैया बचाओ बचाओ, मेरे पैरों से भूत टकरा गया अभी। पिंटू, अरे वो तो काली बिल्ली थी, मैंने तो उसे टॉर्च की रोशनी में खेत में जाते हुए देखा है, चल उतर जा। चिंटू, नहीं भैया, भूत है, अभी अभी मेरे पैरों में टकराया है, मुझे भूत से बचा लो, मैं अपनी पत्नी का इकलौता पति हूँ, उसका क्या होगा, वो विधवा हो जाएगी, बचा लो। तभी आकाश में अचानक बिजली चमकती है और बादल गरजने की आवाज़ के साथ चिंटू और डर जाता है। चिंटू, भूत। पिंटू, अरे उतर, मुझ पर कर दिया मुँह, सारा वर्दी खराब कर दी तूने, चल झोंपड़ी के अंदर चल। चिंटू,
सॉरी भैया, वो बादल की आवाज़ और डर से मेरी सूसू निकल गई। भैया, हनुमान चालीसा पास रखते हो क्या? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोनों कांस्टेबल चेक पोस्ट के पास बने झोंपड़ी के अंदर चले जाते हैं और एक ही खटिया पर सोने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन डर के मारे दोनों को नींद भी नहीं आ रही थी। तभी एक बार फिर बादल गरजता है और हवा से झोंपड़ी के ऊपर रखा टीन नीचे गिर जाता है। सिंटू भूत भूत करते हुए खटिया से उठकर बाहर भाग जाता है। पिंटू, अरे सिंटू, किधर जा रहा है? रुक रुक जा मेरे भाई। सिंटू, तुम भी जल्दी भागो वहाँ से, भूत है वहाँ। बाबा भूत, मैं जा रहा हूँ थाने में, तुम भी भागो वहाँ से। पिंटू, पर मैंने भाई, गाँव तो इधर है, उधर तो गन्ने का खेत है, उधर नहीं जाना। प्लीज़ लौट आओ, मेरी बात मानो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना? लेकिन सिंटू डर के मारे पिंटू की एक बात नहीं सुनता और गन्ने के खेत की ओर भाग जाता है। पिंटू थक हार कर थाने लौट जाता है और इंस्पेक्टर टोणे को सारी घटना बताता है। सुबह में सभी लोग कांस्टेबल सिंटू को खोजने गन्ने के खेत में जाते हैं, लेकिन सिंटू का कहीं अता पता नहीं मिलता। जमींदार, इंस्पेक्टर साहब, आपने बोला था कि हमने 2 कांस्टेबल सुरक्षा के लिए गन्ने के खेत के पास लगा दिए हैं, लेकिन अब तो कांस्टेबल भी गायब हो गया, अब क्या किया जाए? इंस्पेक्टर, जमींदार साहब, मेरी बात मानो, अब हमें अघोरियों की मदद लेनी होगी, तब पता चलेगा कि इस गन्ने के खेत का राज क्या है। पिछले 12 साल में मिलकर 30 आदमी और पता नहीं कितने जानवर इस गन्ने के खेत में गायब हो चुके हैं। शमशान से एक अघोरी को बुलाया जाता है, वो हड्डी को खोपड़ी में मारकर कुछ सुनने की कोशिश करता है और बताता है, जय महाकाल, मेरी तिलिया मसान की खोपड़ी बता रहा है कि आज से करीब 12 साल पहले इस गन्ने के खेत में किसी पुजारी की हत्या करके गाड़ दिया गया था। उसी पुजारी की अतिरिक्त आत्मा अपनी ओर ध्यान खींचने के लिए ये सब कर रहा है। जमींदार, हमारे गांव में आज तक किसी पुजारी की हत्या तो नहीं हुई है। हाँ, 12 साल पहले हमारे गांव के मुख्य पुजारी मंदिर से भगवान का सोने का सारा गहना मुकुट लेकर भाग जरूर गया था। ओगंड मूर्ख, वो भागा नहीं था, उसकी हत्या की गई थी। आज भी हत्यारा यहीं कहीं है। जब तक उसे सजा नहीं मिल जाती तब तक इसी तरह इस गांव के आदमी लापता होते जाएंगे। जमींदार, तो अब हमें क्या करना चाहिए? ओगंड, गांव के सभी लोगों को यहाँ इकट्ठा करो। बीमार, गर्भवती महिला और छोटे बच्चे छोड़कर कोई भी अपने घर के अंदर नहीं होगा। जमींदार के आदेश पर गांव के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। जमींदार, महाराज, अभी लोग आ गए हैं। ओगंड, नहीं, अभी भी एक आदमी नहीं आया है, वह बीमार भी नहीं है। पिंटू, सर, सेठ चीतर पांडे सिर्फ नहीं आए हैं, उन्हें अभी किसी जरूरी मीटिंग में शहर निकलना है। जमींदार, हमारे गांव के सुरक्षा से बड़ा और कोई मीटिंग नहीं हो सकता। दीवान जी और इंस्पेक्टर साहब, आप दोनों जाकर सेठ चीतर पांडे को बुलाकर लाइए। सेठ चीतर पांडे आने में बहुत आनाकानी करता है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब और दीवान जी के दबाव के कारण उसे ओगंड के पास आना पड़ता है। जमींदार, आइए पांडे जी, आप मेरे पास बैठिए। जमींदार, हाँ महाराज, अब आप अपना काम शुरू कीजिए। ओगंड, अभी मैं तेल या मसाल की खोपड़ी हवा में उड़ते हुए उस आदमी के पास जाएगी और वहाँ ठहर जाएगी। 5 मिनट उस आदमी को अपना गुनाह कबूल करने का अवसर मिलेगा और उसके बाद तो ये खोपड़ी मेरी भी नहीं सुनती। इससे निकलने वाली आग से अपराधी का चेहरा भस्म हो जाएगा। चीतर पांडे, जमींदार साहब, ये क्या ड्रामा कर रहा है? मुझे इस सब पर विश्वास नहीं है।
मैं चलता हूँ मंत्री जी के साथ, मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग शहर में। जमींदार, अरे मैं फ़ोन कर दूंगा मंत्री जी को, वो मेरी जान पहचान के हैं, आप टेंशन मत लो। आधे घंटे की बात है, तभी अचानक ओखंड की खोपड़ी उड़ते हुए सीधा चीतर पांडे के पास आकर रुक जाती है। चीतर पांडे, ओखंड, ये क्या मजाक है, हटाओ इसे यहाँ से। ओखंड, शायद आपने मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। आपके पास 3 मिनट बचे हैं गुनाह कबूल करने के लिए, क्योंकि 2 मिनट तो हमारी बात में ही बर्बाद हो गए। चीतर पांडे, हाँ, मैं ही पुजारी की हत्या का अपराधी हूँ। रोको इसे, मैं मरना नहीं चाहता। 12 साल पहले जब मैं मंदिर से सोने और गहनों और मुकुट को चोरी करके भाग रहा था, तो पुजारी ने मुझे देख लिया था और मेरे पीछे पीछे इस गन्ने के खेत में पहुंच गया, जहां मैं गहनों को मिट्टी में छुपा रहा था। मैंने उसे विनती की, लेकिन वह नहीं माना, तो मैंने उसे गला दबाकर मार दिया और वहीं उसकी कब्र खोद दी। कुछ दिन बाद उन लोगों के आभूषण को बेचकर शेर चीतर पांडे बन गया। जमींदार, इंस्पेक्टर साहब, देख क्या रहे हैं, इस दुष्ट को हिरासत में लीजिए। कांस्टेबल पिंटू टोने का इशारा मिलते ही तुरंत सेठ चीतर पांडे को पकड़कर हथकड़ी लगा देता है। तभी गन्ने के खेत में एक बवंडर उठता है और गांव वालों के सामने अघोर की अग्नि में पंडित की शापित आत्मा आ जाती है। पंडित, मेरी आत्मा की दृष्टि इसी पापी की मौत से संभव है, लेकिन किसी कारणवश मैं उस गन्ने के खेत में बाहर नहीं आ पाता था। चीतर पांडे, मुझे माफ कर दो पंडित जी, मुझे अपने किए का पछतावा है। पंडित, तेरी वजह से मैंने इन बेकसूर गांव वालों को अपनी कैद में रखा हुआ है, तेरी मौत से इनकी मुक्ति का संभव है। जमींदार, पुजारी जी, कोई और विकल्प नहीं। किसी की मौत से आप संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? पंडित, चुप करो तुम सब। मेरी मौत को रहस्य बताकर शानो शौकत की जिंदगी जी रहा है, लेकिन अब नहीं। उसके बाद पुजारी की आत्मा चीतर पांडे को अपने तेज तर्रार दांतों से पकड़कर हवा में लटका देती है और थोड़ी देर में ही उसको मार डालती है। इसके बाद आत्मा वहां से गायब हो जाती है। पंडित, मुक्ति मुक्ति, एक के बाद एक करके 30 आदमी और कई मवेशी उड़ते हुए आकर ओखंड के पास गिरते हैं और सभी सुरक्षित अपने अपने परिजनों से मिल जाते हैं। ओखंड के कहने पर उस गन्ने के खेत को जलाकर पुजारी की याद में एक बड़ा सा मंदिर बनवाया जाता है। दोस्तों, ये भूतिया कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।